नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग प्यारे दोस्तों पढ़ रहे हैं किसके बारे में? अर्थक्वेक के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। और लास्ट डे हमने डिस्कस किया था प्यारे दोस्तों कि कौन कौन से कॉजेज है, कौन कौन से रीजन है जिसके वजह से अर्थक्वेक आता है। इसके बारे में हमने फुल डिटेल्स ले लिया था प्यारे दोस्तों, कारणों के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड, भूकंप से ही रिलेटेड सिस्मिक तरंग के बारे में, है ना। सिस्मिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये सिस्मिक वेव्स या फिर सिस्मिक तरंग जो है वो क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। इससे पहले प्यारे दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना जो है बेल आइकन जरूर एक्टिव कर लें, जिससे इस वीडियो के सीधा नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सकेंगे। तो प्यारे दोस्तों, बात करते हैं आज हम सिस्मिक वेव्स की, सिस्मिक तरंग की। तो प्यारे दोस्तों, इट ऑल्सो कॉल्ड अर्थक्वेक वेव्स। ये जो सिस्मिक वेव्स है प्यारे दोस्तों, इन सिस्मिक वेव्स को अर्थक्वेक वेव्स भी कहा जाता है। इट ऑल्सो कॉल्ड अर्थ क्वैक वेव्स। ये जो है सिस्मिक वेव प्यारे दोस्तों, इसको अर्थक्वेक, भूकंपीय तरंग भी कहते हैं। भूकंपीय तरंग भी कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। और दूसरी बात है प्यारे दोस्तों कि इट फॉर्म्ड बाय अर्थक्वेक। ये जो सिस्मिक वेव्स है प्यारे दोस्तों, ये किससे बनता है ना। ये बनता है इट फॉर्म्ड बाय अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक होता है प्यारे दोस्तों, तभी ये तरंगे जो है बनती है। फॉर्मेशन इनका अर्थक्वेक के होने से ही होता है, भूकंप से ही बनती है ये प्यारे दोस्तों। तो इस तरह से हम देख रहे हैं प्यारे दोस्तों कि इट ऑल्सो कॉल्ड अर्थक्वेक वेव्स एंड इट फॉर्म्ड बाय अर्थक्वेक। इनको अर्थ भूकंपीय तरंग भी कहा जाता है और भूकंप से ही ये तरंगे जो है सिस्मिक वेव्स बनती है। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि इनका ओरिजिन कहाँ होता है, उद्गम कहाँ होता है। ओरिजिन, इनका उद्गम स्थल कहाँ होता है ना। तो बात करें ओरिजिन की तो प्यारे दोस्तों, ये होता है फोकस ऑफ अर्थ। जहां फोकस होगा अर्थक्वेक का, है ना, फोकस ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का जहां पर क्या होगा, केंद्र होगा, भूकंप का जहां केंद्र होगा प्यारे दोस्तों, वहीं से इनका जन्म होता है, उद्गम होता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों मेरे बातों को। तो जैसे कि ये अर्थ है प्यारे दोस्तों, है ना, और ये है उसका कोर, है ना, सेंटर। और अगर मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर भूकंप स्टार्ट हुआ, है ना, अर्थक्वेक आया, तो यही जो है क्या होगा, भूकंप का केंद्र होगा। यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ है भूकंप, तो इसी को बोलेंगे फोकस ऑफ अर्थक्वेक, है ना। जो मैक्सिमम कहाँ हो सकता है, 120 किलोमीटर से लेकर 180 किलोमीटर के अंदर में, पृथ्वी के अंदर हो सकता है।
फोकस। और एक इसी का अगर यहाँ से जो भी वेव्स निकलेंगी और 90 डिग्री लंबवत एकदम जहाँ पर जो वेव्स पहुँचेंगे अर्थ के सरफेस पर, तो इसको बोलते हैं इपी सेंटर, है ना। क्या बोलते हैं? इपी सेंटर बोलते हैं प्यारे दोस्तों। जहाँ पर ये तरंगे जो है सिस्मिक वेव्स जो है सीधा लंबवत जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? इपी सेंटर। तो आई होप यहाँ पर ये इन बातों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब आगे बात करते हैं हम प्यारे दोस्तों कि ये जो इपी सेंटर है ना, ये क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। इपी सेंटर के बारे में पूरा डिटेल्स। इपी सेंटर इसको बोलते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इससे क्या होता है अधिकेंद्र से? तो ये जो होता है प्यारे दोस्तों, इसका फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो क्या होगा कि परपेंडिकुलर टू द फोकस, परपेंडिकुलर टू द फोकस, है ना, केंद्र के लंबवत होता है, केंद्र के लंबवत। तो केंद्र के लंबवत होता है कौन? एपिसेंटर। और नियरेस्ट पॉइंट टू द फोकस, और फोकस का सबसे नजदीकी पार्ट होता है ये, है ना। नियरेस्ट पॉइंट टू द एपिसेंटर, सॉरी टू द फोकस। फोकस जो है प्यारे दोस्तों केंद्र के सबसे नजदीक होता है, केंद्र के भूकंप का जो केंद्र है प्यारे दोस्तों उसके सबसे नजदीक होता है। उसके बाद बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि वेव रीच्ड फर्स्ट एट दिस पॉइंट एपिसेंटर, इन एपिसेंटर वेव्स रीच्ड फर्स्ट। वेव्स जो है प्यारे दोस्तों सबसे पहले यहीं पर पहुंचती है। तरंग जो है सबसे पहले यहीं पहुंचती है, और सबसे पहले पहुंचेगा, है ना, और सबसे नजदीक भी होता है केंद्र के। तो इसके वजह से क्या होगा प्यारे दोस्तों, डिस्ट्रक्शन जो है प्यारे दोस्तों, नुकसान, डिस्ट्रक्शन, वो सबसे ज्यादा यही एपिसेंटर वाले पॉइंट पर होगा, जो ये वाला पॉइंट है ना। तो डिस्ट्रक्शन भी क्या होगा प्यारे दोस्तों, नुकसान जो होगा सबसे ज्यादा होगा। इससे डिस्ट्रक्शन जो है हाई होगा, ज्यादा होगा नुकसान। तो ये है एपिसेंटर प्यारे दोस्तों। आई होप आप इसको अच्छे से समझ लिए होंगे एपिसेंटर क्या होता है। तो एपिसेंटर के बारे में हमने देखा मेरे प्यारे दोस्तों कि ये क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द फोकस, केंद्र के लंबवत होता है, और नियरेस्ट पॉइंट टू द फोकस, फोकस का सबसे नजदीकी भाग होता है, और वेव रीच्ड फर्स्ट, क्योंकि नजदीक सबसे ज्यादा है इसीलिए यहाँ पर जो वेव्स होंगी, जो तरंगे होंगी, वे सबसे पहले पहुंचेंगी,
है ना। और सबसे ज़्यादा नज़दीक होने के कारण जो है डिस्ट्रैक्शन जो है प्यारे दोस्तों, नुकसान जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरह से एपिसेंटर के बारे में हमने देखा प्यारे दोस्तों। अब हम देखते हैं प्यारे दोस्तों कि टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स के कितने प्रकार हैं, कितने तरह के सिस्मिक वेव्स होते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। तो आई होप आप साथ साथ नोट करते जा रहे होंगे प्यारे दोस्तों। तो मैं इसे मिटाने वाला हूं। अब बात करेंगे हम प्यारे दोस्तों किसका, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स वेव्स या फिर सिस्मिक वेव्स। टाइप्स ऑफ अर्थ क्वेक या फिर सिस्मिक वेव्स। तो टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक या सिस्मिक वेव्स के बारे में हम देखते हैं। तो ये जो अर्थक्वेक या फिर सिस्मिक वेव्स है प्यारे दोस्तों, ये जनरली इनको दो भाग में पहले बांटा गया है, दो तरह से इनको बांट दिया गया है। तो ये कौन कौन से होंगे, एक होगा प्यारे दोस्तों आपका बॉडी वेव्स, है ना, बॉडी वेव्स, शारीरिक तरंगे। एक होगा एनर्जी वेव्स, एनर्जी वेव्स, तो ऊर्जा तरंगे। इस तरह से इनको दो भागों में पहले क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है मेरे प्यार दोस्तों। तो ये जो बॉडी वेव्स हैं प्यार दोस्तों, बॉडी वेव्स, ये इसके बारे में देखते हैं कि ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर एंड फोर्स, बल तथा दाब लगने के कारण जो है ये जनरेट होता है। उत्पन्न कैसे होता है ये, ड्यू टू applied pressure and force। तो ये अप्लाई होता है प्यार दोस्तों बल और तथा दाब के कारण, बल तथा दाब लगने के कारण ये उत्पन्न होता है। और बात कर लेते पहले बॉडी वेव्स के ही, जगह बचेगी तब हम इधर बताएंगे प्यार दोस्तों एनर्जी वेव के बारे में। तो ये जो है प्यार दोस्तों बॉडी वेव्स, ये फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, टू पार्ट्स में इसको फिर से डिवाइड किया गया है बॉडी वेव्स को। तो कौन कौन सा है वो, उसके बारे में देखते हैं। तो एक है प्यार दोस्तों कंप्रेशनल वेव्स, है ना,
कंप्रेशनल वेव्स। और दूसरा होता है प्यारे दोस्तों डिस्टोर्शनल वेव्स। डिस्टोर्शनल वेव्स। तो ये डिस्टोर्शनल वेव्स। और एक कंप्रेशनल से ही आप समझ रहे होंगे कि ये संपीड़ित तरंगे, इसका हिंदी नाम है संपीड़ित तरंगे कहते हैं इसे। और इसको बोलते हैं विलक्षित तरंगे। विलक्षित तरंगे ये है प्यार दोस्तों। तो ये जो होता है प्यार दोस्तों संपीड़ित तरंगे, है ना, ये क्या होता है कि ये रॉक्स पर काम करता है ना। रॉक्स में ये अप्लाइड होता है। इसमें क्या होता है, रॉक्स को कंप्रेस करने का काम करता है। चट्टानें जो होती है प्यार दोस्तों, चट्टानों को कंप्रेस करेगा और फिर क्या करेगा, इनको एक्सपेंड करने का भी काम करता है। कौन? कंप्रेशनल वेव्स बॉडी वेव्स का जो एक पार्ट है, तो इसको एक्सपेंड भी करेगा। किसको? चट्टानों को, है ना। तो चट्टानों को कंप्रेस एंड एक्सपेंड करने का जो है काम, है ना, करता है कौन? कंप्रेशनल वेव्स। या फिर कह सकते हैं रॉक्स जो है इससे क्या हो रही है, संपीड़ित या फिर सिकुड़ रही है। या फिर फैल रही है। इसके कारण से, ये कंप्रेशनल वेव्स के कारण से। तो फिर इससे क्या होता है प्यार दोस्तों कि ये जो कंप्रेशनल वेव्स है इसी को हम पी वेव्स भी कहते हैं। कौन सा वेव्स? पी वेव्स। इसी वेव्स को कहा जाता है संपीड़ित तरंगों को क्या कहा जाता है? पी वेव्स भी कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। पी वेव्स मतलब कि प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स ये होती है ना। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम प्यारे दोस्तों किसकी? डिस्टॉर्शनल वेव्स की। तो ये क्या होता है प्यारे दोस्तों? शेयरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों का हिलना या कांपना, इससे होता है। विलक्षित तरंगों से इससे क्या होगा, चट्टानें जो हैं कंपन करेंगी या फिर हिलने लगती हैं। शेयरिंग ऑफ रॉक्स, शेयरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों का हिलना या कांपना। अब प्यारे दोस्तों जो चट्टानें हैं वो किस तरह से हिलेंगी या फिर कंपन किस तरह से करेंगी, क्योंकि चट्टानों में जो है मूवमेंट होता है। रॉक्स जो है क्या करने लगती हैं, मूव करती हैं, वो भी अप एंड डाउन। रॉक्स मूव्स अप एंड डाउन, है ना। ऊपर नीचे जो है चट्टान मूव करने लगेगा। किससे? जब ये डिस्टॉर्शनल वेव्स विलक्षित तरंगे उत्पन्न होती है तब, या फिर इसी के कारण, डिस्टॉर्शनल वेव्स के कारण चट्टानों में क्या हो जाता है, कंपन उत्पन्न होता है और जिससे चट्टानें क्या होने लगती हैं,
मूव करती हैं अप एंड डाउन। और ये जो डिस्टोर्शनल वेव्स है प्यारे दोस्तों, इस वेव्स को हम क्या कहते हैं, इसी वेव्स को हम सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में अगर कहें तो एस वेव्स के नाम से जाना जाता है ना। इन वेव्स को कौन सा वेव, एस वेव्स के नाम से हम जानते हैं, मतलब कि सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं, सेकेंडरी वेव्स। तो ये है प्यारे दोस्तों सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप प्राइमरी वेव्स किसे कहते हैं और सेकेंडरी वेव्स क्या होता है इसके बारे में आप अच्छे से जान चुके हैं। अब बात कर लेते हैं हम प्यारे दोस्तों एनर्जी वेव्स की, एनर्जी तरंगों की। तो एनर्जी वेव्स की बात करें प्यारे दोस्तों, तो ये क्या होता है, ये जो एनर्जी वेव्स है इसको हम कैसे देखते हैं, इसके लिए इरेज करना होगा प्यारे दोस्तों, थोड़ा जगह कम पड़ जा रहा है तो मैं इसे इरेज करने वाला हूं। अगर आपने इसको नहीं लिखा हो या फिर नहीं नोट किया हो तो नोट कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम प्यारे दोस्तों एनर्जी वेव्स की। फिलहाल मैं इसे इरेज कर रहा हूं। तो एनर्जी वेव है ना, इसका सेकंड फॉर्म जो था एनर्जी वेव, ये क्या है, ये जो है प्यारे दोस्तों इसमें क्या होता है एनर्जी वेव में कि मूवमेंट ऑफ मास एंड रॉक्स, जो भी द्रव्यमान है या फिर रॉक्स हैं इसमें क्या करती हैं वो, उनमें मूवमेंट हो जाता है, उसमें गति उत्पन्न हो जाता है। मूवमेंट ऑफ मास एंड रॉक, चट्टान या द्रव्यमान का गति करना, चट्टान या द्रव्यमान का गति करना। ये जो तरंगे आती हैं प्यारे दोस्तों एनर्जी वेव्स, ये धरातलीय तरंगे होती हैं, धरातल पर आती है ना, धरातलीय तरंग होती है, सरफेस वेव्स होती हैं क्योंकि ये सरफेस के तरफ आती है ना। ट्रेवल ओनली इन सरफेस, ये सिर्फ कहाँ सरफेस ट्रेवल करेंगी, सरफेस पर है ना। ट्रेवल ओनली, ट्रेवल ओनली इन सरफेस, सिर्फ कहाँ ट्रेवल करेंगी, धरातल पर चलती है ना, कहाँ, धरातल पर चलती है। और बात करेंगे प्यारे दोस्तों जिस तरह से इधर पहले हम देखे पी वेव्स, एस वेव्स, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, उसी तरह से इस वेव्स को बोला जाता है प्यारे दोस्तों एल वेव्स। क्या बोला जाता है,
एल, इन्हीं इन्हीं वेव्स को क्या बोला जाता है? एल वेव्स, है ना? क्या बोला जाता है? एल वेव्स। एल फॉर होता है लव वेव्स, है ना? तो ये एल वेव्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो है प्यारे दोस्तों, एनर्जी वेव्स, ये भी दो तरह से होता है ना? ये जो एनर्जी वेव्स है प्यारे दोस्तों, ये भी कितने तरह से होता है? दो तरह से होता है। एक होता है प्यारे दोस्तों कौन? इसको बोलते हैं रिले वेव्स, रेली वेव्स, रिले वेव्स, री रिले वेव्स जो क्या होता है? नॉर्मल वेव होता है ना? जो रिले वेव्स है एनर्जी वेव्स का ही फॉर्म है, एक काइंड कह सकते हैं या फिर टाइप्स बोल सकते हैं। तो ये नॉर्मल वेव्स होती है, नॉर्मल सामान्य वेव्स। और इसी का जो है प्यार दोस्तों एक और दूसरा रूप होता है जिसको बोलते हैं लव वेव्स, एल वेव्स, है ना? लव वेव्स, इसी को अभी हम कह रहे थे एल वेव्स। तो ये जो होता है लव वेव्स प्यारे दोस्तों, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है, बहुत ही विनाशकारी होता है। डिस्ट्रक्टिव होता है। क्यों होता है इसके बारे में अभी देखेंगे। डिस्ट्रक्टिव होता है, बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होता है। सबसे ज्यादा नुकसान इसी एल वेव्स के कारण होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। लव वेव्स, है ना, एल वेव्स के नाम से जाना जाता है ये। अब बात करेंगे हम प्यारे दोस्तों किसके बारे में? जो भी ये हम देखे अभी, पी वेव्स, एस वेव्स, है ना, और एल वेव्स। तो इसके बारे में और अच्छे से देखते हैं कि ये जो है पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स जो है किस तरह से अपना काम करती हैं, कितना खतरनाक होती हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, इसके बारे में देखते हैं। तो इसे मैं इरेज करने वाला हूँ। आई होप आप साथ ही साथ नोट करते चलेंगे। तो मैं मिटाने वाला हूँ प्यारे दोस्तों। अब बात करेंगे हम प्यारे दोस्तों, थोड़ा विस्तृत से देखते हैं पी वेव्स के बारे में। पी वेव्स क्या होता है? एस वेव्स ये क्या होता है? और ये लव वेव्स।
एल वेव्स। तो इनके बारे में हम देखते हैं प्यारे दोस्तों कि ये किस तरह से अपना रोल प्ले करती है। तो पी वेव्स जो है प्यारे दोस्तों ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। पी वेव्स कैसी तरंगे होती है? अनुदैर्ध्य, है ना, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं प्यारे दोस्तों। ये वेव्स क्या होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में आप फिजिक्स साइंस के चैप्टर में जो है प्यारे दोस्तों डिटेल से पढ़ेंगे। मैं सिर्फ यहाँ बता रहा हूँ कि पी वेव्स जो है वो किस तरह की वेव होती है। तो ये होता है प्यारे दोस्तों किस तरह का? अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। तो पी वेव से क्या होता है? चट्टानों का संपीड़न होता है। ये हमने देखा पिछली बार, है ना, मतलब कि इससे पहले अभी हम चर्चा कर रहे थे कि इससे क्या होता है? चट्टानों का संपीड़न होता है, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, है ना, चट्टानें। उसके बाद बात करते हैं प्यार दोस्तों, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा ना, आयाम जो होता है प्यार दोस्तों बहुत ही लो होता है। इसका एम्पलीट्यूड जो है मिस्टेक, एम्पलीट्यूड इसका जो है प्यार दोस्तों आयाम वो क्या होता है? बहुत ही लो होता है, कम होता है ना। आयाम इसका क्या होता है? कम, है ना। आयाम बोलते हैं किसको? अभी बता रहा हूँ प्यार दोस्तों। जैसे जैसे ही कोई वेव्स होता है तो वेव्स जो है हमेशा ऐसे ऐसे ट्रेवल करता है। तो किसी मीडियम में जो है, मीडियम में उसका जो पार्टिकल्स के जो कण होंगे प्यार दोस्तों वो कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाते हैं, है ना। तो ये जो होता है प्यार दोस्तों डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं आयाम, एम्पलीट्यूड, है ना। तो ये जो है प्यार दोस्तों पी वेव्स, इसका एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, मतलब कि छोटा छोटा इस तरह से वेव्स बनती है, छोटी 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 एकदम छोटी छोटी। तो इसका कहने का मतलब यही है प्यार दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं प्यार दोस्तों कि इसका जो है एम्पलीट्यूड आयाम वो कम होता है, जिसके वजह से इसका स्पीड क्या हो जाता है प्यार दोस्तों? बहुत हाई हो जाता है ना। स्पीड क्या हो जाता है? ज़्यादा। और स्पीड इतना ज़्यादा होता है कि ये क्या करता है? क्रस्ट, है ना, क्रस्ट प्लस मेंटल प्लस कोर, तीनों को ये पार कर देता है, मतलब क्रॉस कर देता है। ये जो है पी वेव्स, इसकी स्पीड इतनी तेज होती है प्यारे दोस्तों कि क्रस्ट, मेंटल और कोर तीनों को ये फाड़ते हुए सीधा पार हो जाता है ना। क्योंकि इसका जो है आयाम, एम्पलीट्यूड जो है बहुत लो होता है, कम होता है, जिसके वजह से इसका स्पीड ज़्यादा हो जाता है। और इसी की वजह से अर्थ का जो है इंटरनल पार्ट, क्रस्ट, मेंटल और कोर तीनों को ये सीधा भेदते हुए पार हो जाता है ना। और बात करते हैं अब एस तरंगों की, एस वेव्स की। तो ये जो है प्यारे दोस्तों ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ वेव्स होती हैं, है ना, ट्रांसवर्स होती है। ये सेकेंडरी वेव्स के नाम से जानते हैं इसको, तो हम जानते ही हैं। इसकी जो इंटेंसिटी है प्यारे दोस्तों, इंटेंसिटी वो इसकी तीव्रता कितनी है?
6 से 8 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में जो है ये 6 से 8 किलोमीटर तक पहुंच सकता है। और ये जो वेव है प्यारे दोस्तों, ये वेव, एस वेव, सेकेंडरी वेव्स, ये सिर्फ क्रस्ट और मेंटल को क्रॉस करता है। क्रस्ट प्लस मेंटल को ही क्या करेगा, ये क्रॉस कर पाता है ना। किसको किसको? क्रस्ट को और मेंटल को ही ये सिर्फ क्रॉस करता है। उसके बाद प्यारे दोस्तों कोर जो होता है, कोर को ये क्रॉस नहीं कर पाता। डोंट क्रॉस, डोंट क्रॉस। क्या हो जाता है, जैसे ही कोर के पास पहुंचने वाला होता है कि ये डिविएट हो जाता है, मुड़ जाता है ना। डिविएट कर जाता है, मुड़ जाता है कोर तक पहुंचने से पहले। तो इस तरह से हमने देखा प्यारे दोस्तों एस वेव्स के बारे में, अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में, और जिसकी इंटेंसिटी 6 से 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है ना, जो सिर्फ क्रस्ट और मेंटल को ही क्रॉस कर पाएगा एंड कोर तक नहीं पहुंच पाता है ना, कोर को क्रॉस नहीं कर पाता है क्योंकि कोर तक पहुंचने से पहले ही ये डेविएट हो जाता है, मुड़ जाता है। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों लव वेव्स के बारे में, है ना। ये लव वेव्स होती क्या है, तो इसका जो स्पीड है प्यारे दोस्तों, इसका स्पीड वो होता है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 2.3 किलोमीटर तक का सफर ये तय कर सकता है। और लेकिन जो है प्यारे दोस्तों इसका एम्पलीट्यूड जो है सबसे खतरनाक होता है, इसका एम्पलीट्यूड, है ना, बहुत खतरनाक। इसी की वजह से ये इतना खतरनाक है, इसलिए मैं बोल रहा था इससे ज़्यादा नुकसान होता है। एम्पलीट्यूड जो है इसका बहुत हाई होता है ना। एम्पलीट्यूड अभी बात कर रहे थे कि एम्पलीट्यूड कहने का मतलब है कि इसकी जो है आयाम इस तरह से कुछ बहुत बड़ी बड़ी बनती है, तो बड़ा बड़ा बनेगा जिसके वजह से अर्थ का जो सरफेस है वो तो ज़्यादा इफेक्ट होगा ना, इसीलिए इससे नुकसान ज़्यादा होता है। अगर ये कम रहा तो धरती में हलचल कम ही होगा, लेकिन ये कितना है, बहुत ज़्यादा होता है, बड़ा बड़ा होता है, इसके वजह से ये ज़्यादा विनाशकारी साबित होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये डिस्ट्रक्टिव होता है, ज़्यादा कह सकते हैं, हाई कह सकते हैं, है ना। नुकसान या फिर विनाश इससे ज़्यादा देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा इसी वेव से विनाश देखने को मिलता है ना। और ये सिर्फ कहाँ होता है, ओनली क्रस्ट में, सिर्फ धरातल का जो स्थल मंडल है, क्रस्ट वाला एरिया है, वहीं पर ये ज़्यादा होता है और दूसरे लेयर तक ये पहुंच नहीं पाता है। पी वेव्स था, इसका स्पीड ज़्यादा था क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड लो था, जिसके वजह से ये क्रस्ट को भी भेद कर पार हो जाता है, मेंटल को भी और कोर को भी। लेकिन जो एस वेव्स है, सेकेंडरी वेव्स, वो सिर्फ क्रस्ट और मेंटल को भेद करके आगे बढ़ता है, कोर तक पहुंच नहीं पाता है, कोर को टच नहीं करता है ना, मुड़ जाता है, वहां जाके डिविएट हो जाता है। लेकिन ये जो एल वेव्स है प्यारे दोस्तों, इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है ना। क्या होता है, हाई होता है, जिसके वजह से डिस्ट्रक्टिव होता है, मतलब कि विनाश सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। डिस्ट्रक्टिव जो है वो हाई हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, क्रस्ट वाले एरिया में ही होता है और दूसरे
लेयर को ये क्रॉस नहीं कर पाता प्यारे दोस्तों। तो इस तरह से हमने देखा प्यारे दोस्तों कि जो सिस्मिक वेव्स है, अर्थक्वेक वेव्स है, वो 3 तरह की है। कौन कौन सी? एक पी वेव्स जो कम खतरनाक, एस वेव्स थोड़ा खतरनाक, और लव वेव्स जो है प्यारे दोस्तों ये सबसे ज़्यादा खतरनाक, एल वेव्स, क्योंकि इसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो कुछ फिगर्स के माध्यम से इन्हीं तीनों वेव्स के बारे में हम देखते हैं प्यारे दोस्तों, डिस्कस करते हैं। इसे मैं इरेज करने वाला हूँ, देख लीजिए एक बार आप फिर से। तो जैसे कि ये हमारा अर्थ है प्यारे दोस्तों, है ना। ये हमारा प्यारा सा छोटा सा अर्थ, बीच में इसका कोर होगा, सेंटर, है ना। और सपोज दैट प्यारे दोस्तों ये अर्थ क्वेक का एफ वाला एरिया है, फोकस वाला एरिया, जहां पर अर्थ स्टार्ट हुआ है। तो क्या होता है प्यारे दोस्तों, यहीं से जो है ये तीनों तरंगे, है ना, निकलती हैं, वेव्स एस, पी और एल वेव्स। तो एल वेव्स जो है प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी वेव्स की, है ना। तो प्राइमरी वेव्स जो है प्यारे दोस्तों इस तरह से निकलेगा, कोर को क्रॉस करते हुए इधर, है ना, कोर को क्रॉस करते हुए ऐसे निकलेंगे। ये होती है प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स। और जो प्यारे दोस्तों सेकेंडरी वेव्स जो है यहाँ से ऐसे निकलेगा, है ना, लेकिन निकलने के बाद ऐसे यहीं से ऐसे कोर के पास जैसे जाएगा और ये ऐसे मुड़ जाएगा इधर, यहाँ से ऐसे निकलेगा और ऐसे इधर मुड़ जाएगा, है ना, मुड़ जाएगा इधर। तो ये होता है सेकेंडरी वेव्स। सेम प्रोसेस इधर भी ऐसे ही, यहाँ पर आएगा केंद्र के पास और इधर डिफिएट हो जाएगा, मुड़ जाएगा, है ना। ये होती है सेकेंडरी वेव्स। तो प्यारे दोस्तों और जो एल वेव्स है वो हमेशा क्रस्ट में ही होगा, ऐसे ऐसे इधर की ओर, जहां मन करे इसका, इधर इधर, है ना, मुड़ती हैं। तो ये होती हैं लव वेव्स। इधर एक होगा आपका इपी सेंटर, इपी सेंटर अर्थक्वेक का। तो ये जो प्यारे दोस्तों ये दोनों इसके बीच जो गैप दिख रहा है ना, सेकेंडरी वेव्स और प्राइमरी वेव्स के बीच में ये जो गैप दिख रहा है प्यारे दोस्तों, ये जो गैप होता है सबसे लास्ट इधर, है ना, यहाँ तक अगर कोई प्राइमरी वेव्स आ रहा है लास्ट यहाँ, तो ये जो होता है एरिया वो 143 डिग्री से 145 डिग्री तक ही इधर आएगा। सेम इधर भी, है ना, 143 से 145 डिग्री तक ही वेव्स आती हैं। ओके। तो और ये जो एस वेव्स है, सेकेंडरी वेव्स, ये लास्ट इधर कहाँ तक आएंगी, 103 डिग्री से 105 डिग्री के तक आती हैं, है ना। या तो 130 डिग्री 103 डिग्री तक जाएगा या फिर 105 डिग्री तक। इसके बाद इधर ये ज़्यादा मुड़ नहीं सकता, फिर ये प्राइमरी वेव्स इधर फिर आ नहीं सकता, है ना। 145 डिग्री तक ही आएगा और इधर ये 105 डिग्री तक ही आएगा। तो इसका जो ये बीच वाला क्षेत्र होता है प्यारे दोस्तों, इस बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, शैडो रीजन कहते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी तरंगे नहीं आ रही हैं, जिसके वजह से यहाँ पर नुकसान भी क्या होगा, कम होगा, है ना, नुकसान ना के बराबर होगा। नुकसान जो है प्यारे दोस्तों क्या होगा, बहुत ही कम होगा,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी तरंग पहुंच नहीं रहा है। इसी को बोलते हैं शैडो रीजन, है ना। इसको क्या बोलेंगे? शैडो रीजन भी कहते हैं, शैडो रीजन इन द सेंस ऑफ अर्थक्वेक। तो इसको छाया क्षेत्र कह सकते हैं। और इसके बाद होता है प्यारे दोस्तों एक अर्थक्वेक्स वेव्स नॉट ट्रेवल। यहाँ पर जो है इन्हीं एरिया पर जो है अर्थक्वेक्स जो है भूकंपीय तरंगे संचरण नहीं करती हैं। अर्थक्वेक्स वेव्स नॉट ट्रेवल, अर्थ क्वेक्स वेव्स नॉट ट्रेवल। समझे मेरे प्यारे दोस्तों? अर्थक्वेक जो है यहाँ पर गति या फिर मूवमेंट उनका नहीं होता है, संचरण नहीं करती है भूकंपीय तरंगे। तरंगे संचरण नहीं करती है। तो आई होप प्यार दोस्तों ये चीजें आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करेंगे हम प्यार दोस्तों और कुछ भूकंप से रिलेटेड चीजों के बारे में जो हमें जाननी होती है, इसके बारे में देखते हैं। और मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ। आई होप आप इसको साथ ही साथ नोट भी करते जा रहे होंगे। तो भूकंप से रिलेटेड कुछ स्पेशल नोट्स हैं जिसको आपको जानना तो पड़ेगा ही, है ना। तभी हमारा भूकंप का चैप्टर जो है वो खत्म होगा। तो पहले बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि भूकंप का जो इंटेंसिटी है, जो उसकी तीव्रता मापी जाती है, इंटेंसिटी, वो किससे मापी जाती है ना। इंटेंसिटी मेजर करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? इंटेंसिटी मेजर करने के लिए सिस्मोग्राफ का। measured by seismograph। सिस्मोग्राफ से मेजर किया जाता है, मापा जाता है इसकी तीव्रता को। और भूकंप जो है प्यार दोस्तों, इसको मापने के लिए कितना जो है आया है, एक स्केल का भी यूज किया जाता है ना। ये जो है सिस्मोग्राफ, ये पहले ज़्यादा यूज होता था जब ये स्केल नहीं आया था तब, लेकिन जैसे ये स्केल आया उसके बाद अभी इसी स्केल का यूज किया जाता है ना। तो इस स्केल का नाम है प्यारे दोस्तों रिक्टर पैमाना, है ना। बहुत को रिएक्टर पैमाना कह देते हैं, लेकिन ये होता है रिक्टर स्केल, ये होता है रिक्टर स्केल। प्रेजेंट टाइम में अभी यही यूज होता है। तो ये हो गया स्केल का बात। तो ये इस स्केल में जो है मेजरिंग किस तरह से किया जाता है, तो इसमें जो है इस स्केल में प्यारे दोस्तों 0 से 10 तक का एक कॉलम बना हुआ होता है ना। 0 से 10 तक एक कॉलम बना होता है। अगर भूकंप की तीव्रता, है ना, 1 अंक बढ़ता है ना,
जितना भी अगर मेजर कर रहा हो ये स्केल, उसमें अगर एक अंक बढ़ रहा है, इफ इंटेंसिटी इंक्रीज 1 डिजिट, अगर एक अंक जो है वो बढ़ जाता है, तो इसके एक अंक बढ़ने से क्या होगा, उसकी जो है डिस्ट्रक्शन जो है प्यारे दोस्तों, नुकसान इससे 10 गुना ज्यादा होगा, है ना। डिस्ट्रक्शन जो है इससे नुकसान जो है वो 10 गुना ज्यादा होता है ना, 10 गुना ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इससे समझने की बात करें प्यारे दोस्तों कि जैसे गुजरात है, यहाँ पर भूकंप आया है, रिक्टर पैमाना में इसको अगर 4 वहाँ पर कॉलम में मेजर हुआ है ना, और महाराष्ट्र में कितना आ गया, 5 शो कर रहा है जब अर्थक्वेक आया। तो इसका मतलब है कि जो महाराष्ट्र में नुकसान होगा प्यारे दोस्तों, गुजरात की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा नुकसान होगा, है ना। इसका यही मतलब होता है कि एक डिजिट बढ़ गया तो सीधा 10 गुना उसका असर देखने को मिलेगा। तो ये था रिक्टर पैमाना, जिससे मेजर किया जाता है इंटेंसिटी किसका, अर्थक्वेक का। इसको मेजर करने के लिए और दूसरे भी स्केल हैं, अदर स्केल के बारे में हम बात कर लेते हैं। अदर स्केल कौन कौन से हैं, तो अदर स्केल जो है प्यारे दोस्तों, एक होता है रोजी फेरल, है ना। क्या होता है, रोजी फेरल, रोजी फेरल एक होता है, और एक होता है मरकेली, है ना, मरकेली। ये होता है लेकिन ज्यादा किसका यूज होता है, इस स्केल का, रिक्टर पैमाना का, है ना। तो ये है मरकेली और ये है रोजी फेरल। तो इस तरह से स्केल के बारे में बात कर लिए और देख लिए कि किस तरह से भूकंप को मापा जाता है। अब बात करते हैं और कुछ फैक्ट के बारे में प्यारे दोस्तों, इसे मैं फिलहाल इरेज करता हूं। आई होप आप ये लिख लिए होंगे। तो बस लास्ट ही होने वाला है ये वीडियो प्यारे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, एक आइसोसिस्मल होता है और एक होमोसिस्मल। आइसोसिस्मल और होमोसिस्मल में क्या डिफरेंस है, तो प्यारे दोस्तों सपोज दैट जब अर्थक्वेक आता है ना, तो एक टाइम पर बहुत जगह पर आता है, कहीं कहीं पर कुछ अंतरालों में भी आता है। ये समझ लीजिए कि भूकंप आया और एक जगह पर नहीं, बहुत सारे जगहों पर आया। सपोज दैट प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर ये गुजरात का इलाका है ना, और ये मध्य प्रदेश का इलाका, और ये इलाका रहा आपका छत्तीसगढ़ का, और ये इलाका आपका रहा तमिलनाडु का। ओके, तो इस तरह से कुछ स्टेट के नाम हमने रख लिया, और
यहाँ पर जब भूकंप आया प्यारे दोस्तों गुजरात में, तो टाइम हो रहा था 5 AM और रिएक्टर पैमाना में जो है उसका दिखा रहा था 7, है ना, जो है 7 रिक्टर दिखा रहा था इसका जो है इंटेंसिटी। और यहाँ पर जो है प्यारे दोस्तों MP में आया आपका 8 AM में, ये भूकंप जो है कब आया, 8 बजे। और यहाँ पर जो है रिक्टर पैमाना में इसकी इंटेंसिटी कितनी दिखा रही है, 7। दोनों जगह पर जो है 7 इंटेंसिटी है, पर जो है टाइमिंग जो प्यार दोस्तों उसमें डिफरेंस है। यहाँ 5 AM में आया, यहाँ पर 8 AM में आया। तो इस तरह का जब होगा तो इसको बोलते हैं आइसोसिस्मल, है ना, क्या बोलते हैं, आइसोसिस्मल बोलते हैं प्यार दोस्तों। आइसोसिस्मल, हिंदी में भी इसको आइसोसिस्मल ही कहते हैं। और प्यारे दोस्तों इस तरह से हुआ। लेकिन अगर यही जो है जब 5 AM में यहाँ आया गुजरात में, है ना, गुजरात में अगर 5 AM में आया तो छत्तीसगढ़ में भी 5 AM में ही आया, है ना। और इसी तरह से तमिलनाडु में भी 5 AM में ही आया। तब यहाँ पर देख रहे हैं कि इन तीनों का टाइमिंग जो है सेम है, 5 AM 5 AM 5 AM, लेकिन जो इसकी इंटेंसिटी है प्यारे दोस्तों यहाँ पर कुछ और होगी। जैसे कि यहाँ इंटेंसिटी 8 है और इसकी इंटेंसिटी 6 है, तीनों की अलग अलग इंटेंसिटी है। तब इस तरह का जब भूकंप आएगा प्यारे दोस्तों तो इसको बोलेंगे होमोसिस्मल, है ना, क्या बोलेंगे, होमोसिस्मल बोलेंगे। होमोसिस्मल, है ना, होमोसिस्मल कहते हैं। एक ही समय में भूकंप आने वाले स्थान को आप कह सकते हैं कि एक ही समय में आने वाले भूकंप एक ही समय में भूकंप आने वाले स्थान, ये ठीक रहेगा। एक ही समय में भूकंप आने वाले स्थान को ही क्या बोलते हैं, होमोसिस्मल, है ना। और टाइमिंग अलग अलग रहेगा लेकिन सेम क्या रहेगा आपका, इंटेंसिटी, है ना, तो उसको बोलेंगे आइसोसिस्मल। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे दोस्तों। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगा कहानी। देखते हैं कि ये जो भूकंप है वो सबसे तीव्र जो है वो कहाँ आता है। सबसे उच्च तीव्रता वाला, हाई इंटेंसिटी वाला जो भूकंप है प्यारे दोस्तों, है ना, उच्च तीव्रता वाला भूकंप जो है कहाँ हमें देखने को मिलता है, तो ये हमें देखने को मिलता है प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में। प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में ये हमें देखने को मिलता है। 65% जो है भूकंप प्यारे दोस्तों ये प्रशांत महासागर वाला एरिया में ही आता है। और जो मिडिल लेटीट्यूड है ना, मध्य अक्षांश जो है प्यारे दोस्तों वो कहाँ कहाँ आता है भूकंप, उसके बारे में देख लेते हैं। मिड लेटीट्यूड, तो मिड लेटीट्यूड में कहाँ कहाँ आता है, एक तो आएगा आपका अटलांटिक ओशियन में आता है,
है ना। और फिर मेडिटेरियन सी में आएगा, आपको देखने को मिलेगा भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में मेडिटेरियन सी। उसके बाद इंडिया के नॉर्थ साइड में भूकंपें आती है ना, हिमालय वाला क्षेत्र में। उसके बाद चाइना में देखने को मिलता है भूकंप, फिर मैक्सिको, नेपाल, इस तरह से इन जगहों पर जो है, और भी बहुत सारी जगह हैं, तो मेनली इन सब जगह में जो है प्यारे दोस्तों भूकंप जो है मिडिल लेटीट्यूड में हमें देखने को मिलता है। तो आई होप प्यारे दोस्तों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की कहानी को यहीं रोकते हैं, थोड़ी लंबी हो गई है, पर क्या करें, इन्फॉर्मेशन तो जानते ही हैं कैसा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नमस्कार।